नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन की तरफ से जो भर्ती आई है उसके लिए हम लोग समान विज्ञान का यह चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे आधारित है। अगर आप शुरू के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड जाके आप देख सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समान विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। देखिए, यह चौथा टेस्ट पेपर है। हम लोग शुरू के 3 टेस्ट पेपर को कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज के अपने पेपर को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल यह प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, दर्पण से प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बड़े बड़े ऑप्शन है, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या फिर काल्पनिक उल्टा। तो देखिए, मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण की, तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलिए, दूसरा मेरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एफ और आर में संबंध होता है और संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2। मतलब साफ है कि रेडियस की क्या होता है जी, आधा होता है यह। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, पर कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो बिल्कुल हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या ओडोमीटर। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द्रव की आपेक्षिक घनत्व की बात है तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर। देखिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कैसा दर्पण जी। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या एक लेंस लगा होता है। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न की, तो जो मोटर गाड़ी होता है उसके जो सामने होता है वह उत्तल दर्पण लगा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, चूंकि यह टेस्ट पेपर है और हम लोग प्रैक्टिस करें इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है जी। उसमें क्या होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। तो देखिए, प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी देगा कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य उसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आगे देखिए, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। अच्छा प्रश्न है, चूंकि 12th लेवल तक के प्रश्न आपके साथ आएंगे एग्जाम में, 40 प्रश्न रहेंगे। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह काम करता है बिल्कुल 8 नंबर प्रश्न सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अवतल लेंस की बात ही कार्य करता है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शंस वही हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या अल्टीमीटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए, भूकंप मापी यंत्र कौन है। सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, स्ट्रेब्रोस्कोप है या डिक्टाफोन है। तो देखिए, 10 नंबर का करेक्ट आंसर आप भी जानते होंगे, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। सॉरी, सिस्मोग्राफ यंत्र है और पैमाना रिक्टर स्केल होता है। आगे देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, किस में मापी जाती है। डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में या श्रव्य तरंग में। तो देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो क्लियर बात है कि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, देख लीजिए, बड़ा का वास्तविक उल्टा बनाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, जब कोई वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। आगे ले चलते हैं आपको हम। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जी। गाइरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप या एस्ट्रोबोस्कोप। आप बिल्कुल इस बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे, स्टेथोस्कोप, ठीक है। क्लियर आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ, वायुमंडलीय दाब किससे मापा है। देखिए, प्रश्न आ गया कि ऑप्शन तो वही है, बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर बैरोमीटर रहेगा। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, और एक और प्रश्न था, ऐसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि दोनों क्लियर हो जाए।
वायुमंडल संबंधी, हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता अगर बात कर दी जाए तो आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, और अगर यहाँ पर दाब की बात की जाए, वायुमंडलीय दाब, तो उसके लिए हम लोग बैरोमीटर। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है जी सरल सूक्ष्मदर्शी में? ऑप्शन तो क्लियर आपके सामने है, देख लीजिए। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जी? प्लेटिनम चूर्ण का, लौह चूर्ण का, निकेल का, या गर्म एल्यूमिना का? 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, निकेल का। चलिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, प्लेटिनम चूर्ण का, या निकेल का? करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, लोहे के चूर्ण का, लौह चूर्ण का। आगे देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, फिर बनेगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत सरल आंसर होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, स्टेप अप और स्टेप डाउन। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल, नॉर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर? इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर बिल्कुल, देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है जी? ऑप्शन पड़ेगा, एसी को अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, या अंतिम है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि ट्रांसफार्मर में डीसी का कोई काम होता नहीं है। जो भी होता है वो एसी वोल्टेज में ही उपचयन अपचयन का मतलब होता है उसको बढ़ाता है या घटाता है, उसको प्रबल करता है या कमजोर करता है। तो जहाँ जहाँ डीसी हटे कट जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल बात है। चलिए आगे देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसको मापने के लिए किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसको मापने के लिए किया जाता है? विद्युत वाहक बल को, धारा को, और ऑप्शन लेके चलते हैं आपके साथ, देखिएगा, प्रतिरोध को। बिल्कुल, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। चलिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है जी? ऑप्शंस है, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, या हाइड्रोफोन। 25 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोफोन। चलिए बढ़ते हैं आगे 26 नंबर के साथ। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? ऊर्जा परिवर्तन पे मैं वीडियो बना दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो अगर लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कि उसमें विद्युत से यांत्रिक और फिर यांत्रिक से ध्वनि में बदला जाता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? मतलब यांत्रिक से विद्युत में कौन बदलता है, इसको हमें देखना है। और इसके बिल्कुल उल्टा प्रश्न भी है। बिल्कुल आप इसको स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि अगर यांत्रिक को, जो देखिए, यांत्रिक को अगर हमें विद्युत में बदलना है तो उसके लिए कार्य करता है डायनेमो। क्या उत्तर होगा? डायनेमो। और इसी को अगर हम लोग पलट देते हैं, विद्युत को यांत्रिक में बदलना होगा, तो उसके लिए प्रश्न यहाँ पे है, देख लीजिए। उसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। क्योंकि आपको पता है कि मोटर में हम लोग विद्युत देते हैं, तभी ना वो यांत्रिक बदलता है जी, तभी ना चलता है। और बाकी डायनेमो को तो बिल्कुल उसको नचाते रहिए, यांत्रिक देते रहिए, और वो अपने इससे विद्युत ऊर्जा दे देगा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है? अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, जहाँ रसायन की बात है बैटरी आना चाहिए ना। करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन सी होगा, बैटरी। आगे देख लीजिए कि रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बड़े बड़े ऑप्शन से आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन डी, डीसी को एसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया था? अभी हम लोग पढ़े थे और आप ही गया, देख लीजिए आप। बिल्कुल केवल एसी में, मैं बोल दिया हूँ ना कि ट्रांसफार्मर में डीसी का कोई वैल्यू नहीं है, तो बस ऑप्शन ही करेक्ट होगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है कैसी ऊर्जा होगी? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? देख लीजिए, यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक, या ताप? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। आगे देखते हैं, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को
निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ भी अल्टरनेट करंट की बात है, प्रत्यावर्ती धारा की बात है, हमको ट्रांसफार्मर के साथ जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑप्शन डी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें डायरेक्ट करंट का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? C2H6, CH4, C2H2 या C2H4। देखिए मीथेन का सरल उत्तर होगा, मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2 या SO2। तो करेक्ट आंसर 36 का ऑप्शन सी होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मेंडल ने, न्यूलैंड्स ने, डोब्राइनर ने या डार्विन ने? तो सरल आंसर है डोब्राइनर ने, ठीक है। आगे देखिएगा 38 नंबर, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो अणु होता है, रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है, इकाई होता है, वह होता है अणु, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिएगा कि एक परमाणु द्रव्यमान को किसे व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम में, ग्राम में, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर कैरेट में? तो आप क्लियर हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को AMU में पता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? बिल्कुल परमाणु कहलाता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 40 प्रीवियस ईयर पे बेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं। चलिए आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।